नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के चौथे महीने का। तो अभी चौथे महीने का मतलब क्या है कि प्रेगनेंसी का कौन सा वीक, 13 वीक से लेके हम 17 वीक तक बात करेंगे। पिछले 3 महीने का हम डिटेल मैं अलग अलग वीडियो में महीने वाइज में बता चुका हूं और मैं ये मान रहा हूं कि आपने वो सब चीजें फॉलो कर ली होंगी, जैसे कि बेसिक टेस्ट करने, कितने बच्चे पेट के अंदर हैं, कोई टेस्टों में कोई दिक्कत तो नहीं है, उसके हिसाब से मेडिसिन और ये लेना। तो अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं 12 वीक के बाद, 12 वीक, एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो आपका जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड था उसके हिसाब से आप 12 वीक के बाद से मैं इसमें कवर करने वाला हूं। तो मेनली हम प्रेगनेंसी के चौथे महीने में बात करेंगे। तो अगर आप प्रेगनेंसी के चौथे महीने में, तो मैं आपको ऐसी छोटी छोटी बातें बताऊंगा जो आपको नुकसान कर सकते हैं, आप उनसे कैसे बच सकते हो, एंड इस महीने में आपको अलग से क्या करना है। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको इतना डिटेल में बताऊंगा कि ये वीडियो देखने के बाद शायद प्रेगनेंसी के चौथे महीने के लिए आपको कोई और वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। एंड हर चीज मैं आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, क्रिस्टल क्लियर एंड बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि ये चीज करना है तो क्यों करना है, नहीं करेंगे तो इसका क्या अल्टरनेटिव है, एंड नहीं करने से क्या नुकसान है, करने से क्या फायदा है। अपन सब चीजें डिटेल में बात करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको एक एक जानकारी पूरा डिटेल में मिलेगी। मैं आपको बताऊंगा कि चौथा महीना शुरू होते ही आपका बच्चा कहां तक पहुंचा। आप हर बार बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ही मतलब वो जागरूक रहते हो कि अभी उसमें क्या क्या मूवमेंट आने लग गई हैं, कितना ग्रोथ हो गया है, उसका कितना वजन हो गया है, कितना उसका साइज हो गया है। सेकंड, मैं आपको बताऊंगा आपके शरीर में अभी नया क्या चेंज आने वाला है। तीसरा, आपका पेट अभी कितना दिखना चाहिए। चौथा, आपका वजन कितना बढ़ना चाहिए अभी तक। पांचवा, क्या अभी खतरा कम हो गया है। छठा, क्या क्या सावधानी बरतनी है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ये सब चीज सुनने के बाद आप चौंक जाओगे कि ओके ऐसा होता है। तो अभी हम आते हैं कि इस महीने में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि बच्चे के अंदर क्या हो रहा है। तो अभी आपका बच्चा बड़ा हो गया है। मैंने मेरे लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आपका बच्चा अभी बड़ा नींबू की साइज का हो गया है, नींबू। एंड अभी इस जैसे ये चौथा महीना पूरा होगा तो आपका बच्चा एक बड़े संतरे की साइज का हो जाएगा। बच्चे का साइज मैं बता रहा हूं, जो बड़ा संतरा होता है उसकी साइज का हो जाएगा। बेबी के हाथ, पैर, नाक, ईयर, आईज सब ऑलरेडी बन गए हैं। उसके अगर ऑर्गन्स की बात करें तो लंग्स पूरा बन गया है, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, हाथों की अंगुलियां, सब चीजें बन चुकी हैं। फेस के भी सारे फीचर उसके आ चुके हैं एंड बेबी ने ऑलरेडी मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन ये मूवमेंट अभी आपको फील नहीं होगा, अभी आपको फील नहीं होगा। मेनली मूवमेंट 16 वीक के बाद फील होता है। लेकिन कुछ लोग जिनको पहले से एक्सपीरियंस होता है, जिनके पहले से एक बच्चा होता है या 2 बच्चे होते हैं, वो चौथे महीने के लास्ट में हल्की हल्की मूवमेंट फील करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये मूवमेंट कैसे फील होगी इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। जब पहली बार बच्चा मूवमेंट करेगा ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई बटरफ्लाई, जैसे जो बटरफ्लाई होती है, बटरफ्लाई पेट के निचले हिस्से में से मूवमेंट कर रही है, बस आपको फील होगा। लेकिन आप उस टाइम कंफ्यूज हो जाओगे। पहली बार जब आपको मूवमेंट फील होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कुछ बटरफ्लाई जैसा कुछ 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 हो रहा है। तो वो बेबी का मूवमेंट होता है। धीरे धीरे जैसे टाइम निकलेगा तो आप उस चीज के यूज टू हो जाओगे एंड आपको पता लगने लग जाएगा। लेकिन चौथे महीने में आपको मूवमेंट फील आप नहीं कर पाओगे। ये सिर्फ अल्ट्रासाउंड पे देखी जा सकती है। अभी बात करते हैं कि और बच्चे में क्या क्या डेवलपमेंट होंगे। बच्चे का सारे सिस्टम, जैसे नर्वस सिस्टम, दिमाग पूरा बन चुका है, कार्डियोवैस्कुलर जिसमें हार्ट, ब्लड वेसल्स ये होते हैं, रीनल सिस्टम, किडनी विडनी, ये सब चीजें बन गई हैं। अभी बच्चा एकदम अंदर से पूरा एक्टिव है, सारे टाइम मूवमेंट करता रहता है, उसका ग्रोथ एकदम फुल फ्लेश पूरी स्पीड से चल रहा है, बहुत जबरदस्त उसका ग्रोथ चला है। एंड बच्चे के अंदर हर दिन नई नई डेवलपमेंट हो रही है। इट्स वेरी एक्साइटिंग फेज। हर दिन उसके अंदर, बच्चे के अंदर नया नया डेवलपमेंट हो रहा है। अभी ये तो होगी सारी बात बच्चे की। अभी बात कर लेते हैं आपकी कि आपको क्या क्या महसूस होएगा। ये नॉर्मल है इस फेज में। एंड की और जो पिछले महीने में, जो तीसरे महीने में हमने बात किया था, उसके अलावा नया क्या है, ये सब बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड
बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाता हूं, जिससे आपकी सारी टेंशनें दूर हो जाती हैं और आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं। आपको अपने गायनिकोलॉजिस्ट से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी आप बात कर रहे थे कि मदर को अलग से क्या महसूस होता है। तो अभी आपका नोजिया वोमिटिंग, जो उल्टी का मन था, पूरा लगभग लगभग 95% से ज्यादा वुमेन्स में वो बंद हो चुका होता है। अभी ऐसा फील, नोजिया वाली फील नहीं होगी। अभी जो पहले खाना अच्छा नहीं लगता था, अभी आपको बहुत भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। तो खूब दबा के खाइए। अभी वजन के बारे में नहीं सोचने का, जितना वजन बढ़ेगा अच्छी बात है। अभी आपका एनर्जी लेवल, जो पहले आपको ना हार्मोनल चेंज की वजह से एनर्जी लो लो रहती थी, सारे दिन कोई काम करने का मन नहीं कर रहा था, अभी आपका एनर्जी लेवल बढ़ने लग गया है। और उस एनर्जी लेवल की वजह से आपका जो मूड है, पहले जो डिप्रेसिव थॉट्स आते थे, वो अभी पॉजिटिव पॉजिटिव थॉट्स आने लगेंगे। अभी आपका घूमने का, फिरने का सब मन करेगा, हस्बैंड पे प्यार ज्यादा आएगा, घर वालों पे प्यार ज्यादा आएगा, क्योंकि अभी आप बेबी के बारे में सोच रहे हो एंड आपको खाने पीने का मन करने लग गया है, वजन बढ़ने लग गया है। तो ये सब चीजें ठीक हो जाएगी। मूड स्विंग कुछ लोगों में बच सकते हैं, 1-2% में, बाकी सब में ठीक हो जाते हैं। अभी बात करते हैं, ये तो आपकी चेंज होगी। सेकंड, एक आपके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये तो आपको बताया नहीं, 4th मंथ में अभी जो पेट होता है वो थोड़ा थोड़ा दिखने लग जाता है, क्योंकि 12 वीक तक का जो बच्चा होता है वो जस्ट पेल्विस के अंदर होता है, जो नीचे की जो बोन होती है पेल्विस के अंदर होता है। लेकिन 12 वीक के बाद जैसे ही बच्चे का ग्रोथ होता है, वो पेट के ऊपर होने लग जाता है, तो हल्का हल्का पेट बाहर दिखने लग जाता है। कुछ लोग बहुत टेंशन में रहते हैं कि सर मेरा 4 महीने का प्रेगनेंसी हो गया, अभी मेरा पेट तो दिख ही नहीं रहा। तो ऐसे केस में उनको मैं बता रहा हूं कि ये थोड़ा सा दिखने लग जाता है, पहली बात। सेकंड, जो लोग पतले होते हैं उनमें पेट जल्दी दिखना शुरू होता है, लेकिन जो लोग पहले से मोटे होते हैं उनकी पेट के ऊपर ज्यादा चर्बी होती है, तो उनके अंदर पेट दिखना लेट स्टार्ट होगा, छठे महीने में, 5वें महीने के लास्ट में जाके स्टार्ट होगा। लेकिन जो लोग पतले, जिनका वजन कम होगा, एब्डोमेन पे ज्यादा फैट नहीं होगी, उनका चौथे महीने से हल्का हल्का पेट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और एक जबरदस्त ट्रिक्स मैं बता देता हूं, अगर आपका जैसे जैसे पेट निकलेगा तो उस पर स्ट्रेच मार्क बनने लगेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन पहले जैसी रहे, उस पर स्ट्रेच मार्क न बने, तो अपने पेट पे जरूर नारियल तेल का रोजाना मालिश करें, नारियल तेल का मालिश करें। एंड अगर नारियल तेल से भी बेटर अगर आपको ऑप्शन चाहिए, तो अमेजोन पे बायो ऑयल मिलता है, उस बायो ऑयल की मालिश अगर आप लगातार पेट पे करते रहेंगे तो आपके स्ट्रेच मार्क नहीं बनेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो अभी इसके बाद अपन आते हैं, डेंजर साइन क्या क्या है इस प्रेगनेंसी। तो डेंजर साइन पहले वाले ही सेम रहते हैं। अगर आपको वेजाइना के अंदर से ब्लीड हो रहा है, चाहे वो ड्रॉप ब्लीड हो, चाहे ज्यादा ब्लीड हो या फ्रेश ब्लीड हो, है ना, अगर ब्लीड हो रहा है, पेट के अंदर ज्यादा दर्द हो रहा है, आपको ज्यादा चक्कर, बेहोशी आ रहे हैं, या अभी भी बहुत ज्यादा उल्टी हो रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से जाके मिलना है। रही बात खाने पीने की, तो खाने पीने में पहले वाली सेम चीजें। अभी आपका खाने पीने का मन करने लग गया तो आप सब कुछ खा सकते हो। प्रोटीन के लिए आप दाल खाओ, पनीर खाओ, अंडा खाओ, वेज नॉन वेज सब चीजें खा सकते हैं। आयरन के सोर्स के लिए हरी सब्जियां जैसे पालक, ब्रोकली, मूली, चुकंदर, ये आपने हर खाने में मिलाइए, खाइए। कैल्शियम के लिए आप दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं। फ्रूट की बात करें तो एप्पल, बनाना एंड अनार, ये सब चीजें आपके लिए अच्छी हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है, कोई भी चीज कच्ची ना खाएं। अगर आप कोई भी फ्रूट खा रहे हो तो उसको वॉश करने के बाद ही खाएं, क्योंकि उनपे बहुत सारे पेस्टिसाइड्स होते हैं। हर सब्जी में पेस्टिसाइड, हर फ्रूट में पेस्टिसाइड्स होते हैं। तो अच्छे से वॉश करें, फिर उन फ्रूट्स को खाएं। कोई भी अगर आप सब्जी खा रहे हो तो उसको पहले वॉश करके पूरा कुक करने के बाद खाएं। नॉन वेज खा रहे हैं तो कच्चा की बजाय उसको अच्छे से कुक करें। अंडे भी खा रहे हो तो बॉइल्ड एग खाएं। तो खाने पीने में अपने को ये ध्यान रखना है, बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं। एंड मैंने ऑलरेडी आपको बहुत बार बता चुका हूं कि फ्राइड फूड नहीं खाना, पपीता नहीं खाना, अनानास जो पाइनएप्पल होता है वो नहीं खाना, करेला नहीं खाना, ड्रम स्टिक नहीं खाना। ये मैं मेरे पिछले प्रीवियस वीडियो में आपको मैं बहुत बार बता चुका हूं, इस पे मैंने डिटेल वीडियो भी बनाया है। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज, रोजाना एटलीस्ट 3 लीटर पानी जरूर पिए। एटलीस्ट 3 लीटर पानी जरूर पिए, ताकि आपके बच्चे को भी हाइड्रेशन अच्छे से मिलता रहे। पानी पीने में बिल्कुल भी कोताही ना बरते, आपको मेजर करना चाहिए। कुछ लोगों का हैबिट होता है कि वो पूरे दिन में बहुत कम पानी पीते हैं, तो आपको एटलीस्ट
लीटर पानी पिए। अगर आप ऐसे मेजर नहीं कर पा रहे हो तो नॉर्मल 3 लीटर पानी सुबह ही भर के छोड़ दीजिए एंड उसको टारगेट रखिए कि मुझे शाम तक इसको कंप्लीट करना ही करना है। अगर आप ऑफिस में वर्किंग है तो डिवाइड करिए कि कितने टाइम में कितना पानी पीना है, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको 3 लीटर पानी पीना ही पीना है। डिहाइड्रेशन से बचें। फ्रूट जूस ले सकते हैं, लेकिन फ्रूट जूस का मतलब ये नहीं कि पैकेट वाला जूस जो बाहर मिलता है वो नहीं, घर पे फ्रेश फ्रूट से जूस बनवाइए और वो पिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे बेस्ट, घर का ताजा खाना खाइए। एंड मैं मेरे सारे पेशेंट को एडवाइस देता हूं कि आप प्रेगनेंसी में कुछ अलग से चेंज मत करिए। जो खाना आप प्रेगनेंसी से पहले खा रहे थे वही खाना खाते रहोगे तो भी आपका बच्चा हेल्दी होएगा, लेकिन बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करिए। तो घर का खाना बेस्ट। अभी बात करते हैं कि अवॉइड क्या करना है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपको अल्कोहल, आपने अभी तक बंद कर दिया होगा, अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना, स्मोकिंग बिल्कुल नहीं लेना। इन दोनों से बच्चे पे नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं। जंक फूड, ऑयली फूड, पानी पतासे बिल्कुल नहीं लेने। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई नहीं लेनी। कच्चा पपीता अवॉइड करना है। इवन हम तो पक्का पपीता भी नहीं खाएंगे। पपीता, पाइनएप्पल एंड करेला और ड्रमस्टिक, ये चीजें नहीं खानी है, इनको अवॉइड करना है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो के पॉइंट पे आते हैं कि सबसे जरूरी टेस्ट क्या है। एक अल्ट्रासाउंड होता है जो नॉर्मली मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 11 वीक से लेके 13 वीक 6 डेज तक होता है, जिसका नाम होता है एंटी एनबी स्कैन। एंटी मतलब नक्कल थिकनेस, ये नक्कल थिकनेस देखते हैं, एंड सेकंड एनबी नेजल बोन देखते हैं। तो इस एंटी एनबी स्कैन से मेनली बच्चे में डाउन सिंड्रोम रूल आउट होता है, पहली बात। सेकंड, बच्चे में कोई ग्रोथ अनोमली है, कई बार रीढ़ की हड्डी में गांठ बन जाती है, कई बार पैरों में दिक्कत होती है, कई बार बच्चे का सिर ही नहीं बनता। ये सब चीजें इस एंटी एनबी स्कैन में पता चलती हैं। ये अल्ट्रासाउंड बिल्कुल मिस ना करें। इस अल्ट्रासाउंड का लास्ट डेट कब तक करा सकते हैं? आपकी प्रेगनेंसी के जो एलएमपी होता था उससे 13 वीक 6 डेज तक करा सकते हैं। ये अल्ट्रासाउंड जरूर कराएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मैं इस वीडियो के एक क्रिस्प की बात करूं कि एक चीज सबसे जरूरी है कराना, वो एंटी एनबी स्कैन है। हमें एबनॉर्मल बच्चा नहीं चाहिए। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें अच्छा बच्चा चाहिए, क्योंकि एबनॉर्मल बच्चा अगर लाइफ में आ गया तो आपकी लाइफ पूरा खराब हो जाएगी, है ना। बच्चा एक बार हाथ में आ गया, आने के बाद हम नहीं फेंक पाएंगे उसको। तो पहले से ही स्क्रीन करना है। समझदार वो होता है जो प्रॉब्लम आने से पहले ही संभल जाए। तो आजकल साइंस का जमाना है, हर चीज पहले से पता चल जाएगी। तो एंटी एनबी स्कैन जरूर कराना है। एंड सेकंड, अगर आपका एज 30 साल से कम है तो एक डुअल मार्कर टेस्ट होता है। टेस्ट का नाम है डुअल मार्कर। उस टेस्ट से आपको बच्चे के अंदर मेनली डाउन सिंड्रोम का पता चलता है। डाउन सिंड्रोम के साथ उसके अंदर दूसरे सिंड्रोम भी बताते हैं वो, जैसे क्रोमोसोम 18, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम। मेनली डाउन सिंड्रोम ज्यादा कॉमन होता है, तो अपने को डुअल मार्कर भी टेस्ट करना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका एज 30 ईयर से ज्यादा है, 30 ईयर से ज्यादा है, या आपकी फैमिली में कोई एबनॉर्मल बेबी का हिस्ट्री है, आपकी फैमिली में एबनॉर्मल बेबी का हिस्ट्री है, या आपके पहले मल्टीपल अबॉर्शंस हुए हैं, या फिर आपको पिछले बच्चे में कोई दिक्कत था, उसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा, बोलना नहीं सीख रहा, उसका फेस अजीब सा आपको लग रहा है, तो आपको एडवांस टेस्ट करवाने का रिक्वायरमेंट है, जिनका सेंसिटिविटी डुअल मार्कर से कहीं ज्यादा होता है। उनमें से एक होता है NIPT, नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्टिंग, जिसका सेंसिटिविटी 99%, 99% से भी ज्यादा है। मतलब 100 बच्चों में प्रॉब्लम होगा तो वो 99 बच्चों में पकड़ लेगा। तो आप ऐसे टेस्ट करवा सकते हैं, अपने डॉक्टर की सलाह से करवा सकते हैं। इसके अंदर 99% सेंसिटिविटी है। आप सोच रहे होंगे कि हमें तो ऐसा टेस्ट चाहिए जिसका सेंसिटिविटी 100% हो, तो ऐसे टेस्ट भी हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन उन टेस्ट को हम डायरेक्टली रिकमेंड नहीं करते क्योंकि वो इन्वेसिव होते हैं। NIPT टेस्ट ब्लड से होता है। मदर का ब्लड का सैंपल लेंगे, उस मदर के ब्लड में से कुछ बच्चे के फिटल RBC निकालेंगे और उससे DNA का टेस्ट करते हैं। ये NIPT टेस्ट होता है। ये नॉन इन्वेसिव होता है। क्यों नॉन इन्वेसिव? मतलब कोई प्रोसीजर नहीं होता, जस्ट मदर का ब्लड का सैंपल लेना होता है एंड टेस्ट हो जाता है। इसका सेंसिटिविटी 100% सेंसिटिविटी वाले टेस्ट होते हैं, जैसे अम्नियोसेंटेसिस, उसमें पेट के अंदर नीडल डाला जाता है एंड फिर जो बच्चे के चारों तरफ पानी होता है उसको हम निकालते हैं और उसको सैंपल के लिए भेजते हैं। तो वो इन्वेसिव, उसके अंदर हम कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, तो वो अम्नियोसेंटेसिस हो गया। जब NIPT में कोई डाउट होता है तो ही हम एमनियोसेंटेसिस एडवाइस करते हैं। डायरेक्टली एमनियोसेंटेसिस नॉर्मली हम अवॉइड करते हैं, एडवाइस नहीं करते हैं।
इसके अलावा और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ट्रिपल मार्कर, क्वाड्रपल मार्कर, लेकिन उनका सेंसिटिविटी डुअल मार्कर से भी बहुत कम होता है। तो आज के दिन ये कोई नहीं करता सब। अगर कोई ऐसे ट्रिपल मार्कर, क्वाड्रपल मार्कर का रिपोर्ट देखेंगे तो लोग हंसते हैं, अरे कौन से जमाने में रह रहे हैं। तो हमें बेस्ट टेस्ट कराना है। तो ये दो चीज, पहला एनटीएनबी स्कैन अल्ट्रासाउंड, एंड सेकंड बच्चे का क्रोमोसोम्स का एबनॉर्मलिटी, डाउन सिंड्रोम को रूल आउट करने वाला टेस्ट जरूर 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 कराना है। फिर इसके बाद अलग से अभी बात करते हैं, टेस्ट की बात हो गई, अभी अपन बात करते हैं और क्या अलग से चीजें टेस्ट में क्या कर, मेडिसिन की अगर अपन बात करें तो जो लोग पहली बार प्रेग्नेंट हुए हैं, जो लोग पहली बार प्रेग्नेंट हुए हैं, उनको इस टाइम जैसे एनटीएनबी स्कैन होता है, इस टाइम टिटनस का इंजेक्शन लगता है। जो लोग पहली बार प्रेग्नेंट हुए हैं उनको टोटल टिटनस के इंजेक्शन के 2 डोज लगते हैं। दोनों डोजों में अंतराल, गैप की अगर बात करें तो 1 महीने का गैप होता है। जैसे एक इंजेक्शन अगर आपने एनटीएनबी स्कैन के तुरंत बाद, जैसे आज एनटीएनबी स्कैन कराया, आज लिया, तो दूसरा जो टीटी का इंजेक्शन लगेगा आज से 1 महीने के बाद, मतलब 4 वीक के बाद लगेगा। ये आपको याद रखना है। सेकंड, अगर आप सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हो, अगर आप सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हो और आपका बच्चा 5 साल से छोटा है, तो आपको सिर्फ एक ही टीटी का इंजेक्शन लगता है और वो 8वें महीने में लगता है। वो 8वें महीने में लगता है ग्रोथ स्कैन के टाइम। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन अगर आप सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हुए हो और आपका बच्चा 5 साल से बड़ा है, आपका पहला बच्चा 5 साल से बड़ा है, तो भी आपको 2 टीटी के इंजेक्शन लगेंगे। एक आज लगेगा, एक आज से 1 महीने के बाद लगेगा। ये चीज आपने याद रखनी है, टीटी का इंजेक्शन बिल्कुल मिस नहीं करना। अलग से मेडिसिन की अगर मैं बात करूं तो जो आपको हमने पहले फोलिक एसिड लेने के लिए बोला था, अभी उसका रोल खत्म हो गया है। बच्चे सब डेवलपमेंट हो गया है, तो फोलिक एसिड कम बंद कर देना है। और उसके बाद आपका डॉक्टर आपको आयरन एंड कैल्शियम की दवाई स्टार्ट करेंगे। आयरन एंड कैल्शियम सबसे इंपॉर्टेंट ये भी बात है कि जो आयरन का दवाई लेना होता है वो सुबह खाली पेट ब्रेकफास्ट से पहले लेना होता है। अगर आप खाली पेट दवाई लोगे तो आयरन का अब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि एसिडिक इन्वायरमेंट में आयरन का अब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। सेकंड बात, जब भी आप आयरन का टेबलेट लेते हो उससे आधे घंटा पहले और आधे घंटा बाद दूध की बनी हुई कोई चीज ना लें। दूध की बनी हुई चीज आयरन के अब्जॉर्प्शन को कम कर देती है। दूसरी बात, तीसरी बात, मान लो आप सुबह खाली पेट आयरन की दवाई नहीं ले पा रहे हो, आपको वोमिटिंग ज्यादा हो रही है, तो फिर खाना खाने के 2 घंटे बाद दवाई लीजिए। तीसरी बात। चौथी बात, जो आयरन और कैल्शियम का आपका दवाई दिया है, दोनों दवाई कभी भी साथ ना लें, नहीं तो आयरन बिल्कुल काम नहीं करेगा। ये 4 बातें आपने ध्यान रखनी है। रही बात, ये आयरन की बात खत्म हो गई। रही बात कैल्शियम, कैल्शियम की दवाई आपको रात को सोने से पहले लेनी है। तो मेनली अभी इस टाइम में आयरन और कैल्शियम की 2 दवाइयां चलती हैं। फोलिक एसिड बंद हो जाता है। इसके अलावा आपकी अगर पहले से कोई दवाई चल रही है, जैसे थायराइड पहले ट्राइमेस्टर में, मतलब जब स्टार्टिंग में हमने टेस्ट किया था, स्टार्ट किया था, तो वो दवाई कंटिन्यू रखनी है। फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप अपने डॉक्टर से जरूर पूछें कि मुझे अभी और कोई नई दवाई तो नहीं लेनी। नॉर्मली और नई दवाई रिकमेंड नहीं होती है। जिन लोगों का हम आईवीएफ करते हैं या आईयूआई करते हैं तो हम उनको प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट की बहुत सारी दवाइयां देते हैं। जनरली हम वो दवाइयां भी 12 वीक के बाद बंद कर देते हैं। एंड सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट दिमाग वाली बात, कुछ लोगों का बच्चेदानी का सर्वाइकल लेंथ, बच्चेदानी का जो मुंह होता है उस मुंह को सर्विक्स बोलते हैं, सर्वाइकल लेंथ छोटा होता है। तो उन लोगों में अबॉर्शन की संभावना ज्यादा रहती है। मैं इसको दूसरी लैंग्वेज में बताऊं तो कई लोगों को आपने सुना होगा कि उनका 6ठे महीने में बच्चा का डिलीवरी हो गया, 7वें महीने में हो गया, या 5वें महीने पे बच्चा निकल गया। तो उन लोगों के सर्विक्स जो होता है, सर्विक्स की लेंथ कम होती है, इसको सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस बोलते हैं। तो एंटी एनबी स्कैन जब भी होगा तो जरूर अपने डॉक्टर से पूछें कि उनका सर्वाइकल लेंथ कितना है, सर्विक्स का लेंथ छोटा तो नहीं है। अगर सर्विक्स का लेंथ छोटा है तो हम बच्चेदानी के मुंह पे टाके लगाते हैं, जिसको अपन मेडिकल लैंग्वेज में सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस बोलते हैं। तो बच्चेदानी के मुंह का लंबाई आपने जरूर 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 इस पे फोकस करना है। एंड आपको मैं हिंट दे देता हूं कि नॉर्मल सर्वाइकल लेंथ इज 2.5 सेंटीमीटर। अगर 2.5 सेंटीमीटर से कम है तो आपको 100% सर्वाइकल एनाफिलाज लगवाना ही पड़ेगा। वो सेफ है, आपको लगवा लेना चाहिए। आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए ये चीज, हमें बुद्धिमान बनना है। अभी मैं कुछ और अपडेट्स आपको बता देता हूं बेबी के बारे में। अभी मदर को मूवमेंट फील नहीं होगा। फर्स्ट प्रेगनेंसी में लेट हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी जो लोग पहली बार प्रेग्नेंट होते हैं उनको पता नहीं चलता, वो परसीव नहीं कर पाते कि बेबी मूवमेंट कौन सा है। लेकिन
जिनका दूसरा बेबी, उनको पता चल जाता है कि ऐसे बेबी मूव करता है, तो वो जल्दी पकड़ लेते हैं। बेबी का वजन अभी अगर बात करें तो 100 ग्राम के आसपास हो गया होगा। ग्रोथ बहुत फास्ट हो रही है। अभी इंपॉर्टेंट बात आती है, क्या अभी फिजिकल रिलेशन बनाए जा सकते हैं? आंसर इज यस, लेकिन पहले से अबॉर्शन का हिस्ट्री नहीं होना चाहिए, पहले से प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग का हिस्ट्री नहीं होना चाहिए, एंड प्लेसेंटा लो लाइंग नहीं होना चाहिए। लो लाइंग मतलब प्लेसेंटा लो लाइंग, प्लेसेंटा प्रीविया उसका दूसरा नाम होता है, जो बच्चेदानी के मुंह को कवर करता है। तो डॉक्टर से आप पूछ सकते हैं कि मेरा प्लेसेंटा लो लाइंग है या नहीं तो आप अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में खुद भी देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो डॉक्टर से जरूर कंफर्म करिए। दवाई मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया। उसमें मैं एक चीज आपको बताना भूल गया कि सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना लें। अगर अभी तक आपको मेरी बात समझ में आ रही है, आपको अच्छी लग रही है, तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपका पूरा प्रेगनेंसी में पूरा महीने वाइज बताऊंगा, एक एक चीज, इवन डिलीवरी के 6 महीने बाद तक का मैं आपको हर महीने का अपडेट दूंगा। तो आपको इस चीज से बहुत फायदा होने वाला है। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी बात आते हैं डॉक्टर के पास कब जाएं। तो जब भी इमरजेंसी साइन जो मैंने अभी बताए थे, ब्लीडिंग, तेज पेट दर्द, अगर पानी जैसे नीचे छूटने लग गया हो, ऐसा कुछ हो जाए तो तुरंत डॉक्टर के पास, जैसे आप बेहोश हो गए, बहुत ज्यादा नोजिया वोमिटिंग हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर को जाके दिखाना है। अगर मैं एक्स्ट्रा टिप, जैसे मैं मेरे हर वीडियो में बताता हूं, एक्स्ट्रा टिप्स की अगर मैं बात करूं तो आपको जो सोने का हैबिट अभी तक आपने चेंज कर लिया होगा, अगर नहीं किया होगा तो अभी कर लीजिए। आपको लेफ्ट लेटरल मतलब एक साइड करवट लेके सोना है, या तो लेफ्ट साइड लेके सोइए या राइट साइड लेके सोइए, पहली बात। सेकंड, अभी आपको हो सकता है कि पैरों में हल्का हल्का स्वेलिंग आना स्टार्ट हो गया हो। स्वेलिंग का कैसे पता चलेगा? जैसे आप नॉर्मल जो बाथरूम चप्पल पहनते हो या जूते पहनते हो, जूते टाइट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर ऐसा हो रहा है तो रात को सोने से पहले पैरों के नीचे एक पिल्लो लगा के सोइए। इससे आपका एकदम स्वेलिंग बिल्कुल, जब सुबह तक उठोगे तो बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा। तीसरा, रोजाना वॉक जरूर करिए, मॉर्निंग इवनिंग जरूर वॉक करना, एटलीस्ट 30 मिनट से लेके 60 मिनट तक वॉक जरूर करिए। अगर आप चलने से थक रहे हो तो बैठ जाइए, 10 मिनट के बाद बैठ जाइए, फिर 10 मिनट कर लीजिए, फिर 10 मिनट कर लीजिए। बहुत ज्यादा जरूरी है। स्ट्रेस बिल्कुल ना रखें, आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि अभी आप जो सोच रहे हो उसका इफेक्ट आपके बच्चे पे पड़ रहा है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एंडोर्फिन, सेरोटोनिन और ये कोर्टिसोल कैसे सीक्रेट होता है, तो वो वीडियो आप जरूर देख सकते हैं। आप पॉजिटिव सोचोगे, बच्चे का माइंड पॉजिटिव ग्रोथ करेगा। तो अभी सिर्फ पॉजिटिव बातें करें, घर पे पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखें, एंड जो चीज आप देख रहे हो पॉजिटिव चीजें सोचो, पॉजिटिव चीजें ही देखो, तो आपके बच्चे का ग्रोथ है अच्छा होगा। तो अगर आप चौथे महीने में, तो आप इस वीडियो को सेव कर सकते हो, आप इसको बार बार देख सकते हो अगर आपको कोई डाउट हो तो। एंड अगर आपकी कोई दोस्त प्रेग्नेंट है तो आप उसको ये वीडियो जरूर शेयर कर सकते हैं। जब, याद रखिए, जब मां हेल्दी होगी तभी बच्चा हेल्दी होगा। एंड ये वीडियो जरूर आप अपने हस्बैंड को दिखाइए, ताकि जो चीज आपको करना है, अगर आप उनमें से कुछ भूल रहे हो तो वो आपका जरूर हेल्प कर देंगे। थैंक यू सो मच, फॉलो करना नहीं भूलिएगा।